हेलो दोस्तों। तो आपका स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज हमारा इंटरव्यू का थर्ड पार्ट स्टार्ट होने वाला है। तो चलिए बिना किसी बात की देरी करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्लास वेरिएबल्स एंड इंस्टेंस वेरिएबल्स। तो दोस्तों इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि क्लास वेरिएबल्स किसको कहते हैं और इंस्टेंस वेरिएबल किसको कहते हैं। करेक्ट है। तो क्या होता है क्लास वेरिएबल? तो दोस्तों क्लास वेरिएबल होते हैं अपने स्टैटिक वेरिएबल। ठीक है। क्लास वेरिएबल अपने कौन से होते हैं? स्टैटिक वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है। आगे पढ़ते हैं स्टैटिक वेरिएबल्स के बारे में, पहले पढ़ते हैं फिर हम पढ़ेंगे इंस्टेंस वेरिएबल, जिन्हें हम नॉन स्टैटिक वेरिएबल भी कहते हैं। तो क्या होते हैं क्लास वेरिएबल? क्लास वेरिएबल आर डिक्लेयर विथ स्टैटिक कीवर्ड। ओके, तो क्लास वेरिएबल को किसके साथ डिक्लेयर करते हैं? स्टैटिक कीवर्ड के साथ में। तो कैसे क्रिएट करते हैं? कभी आपने क्लास बनी होगी तो पहले अपनी क्लास कैसे बनाते हैं दोस्तों? ये हम क्लास बनाते हैं। मान लो हमने कोई टेस्ट नाम की कोई क्लास बनाई है। ठीक है। तो यहाँ पे अब टेस्ट नाम की क्लास में हम अब कोई वेरिएबल क्रिएट करते हैं, स्टैटिक इन ए। तो ये हमारा कौन सा वेरिएबल हो गया? हमारा हो गया क्लास वेरिएबल। ओके। क्लास वेरिएबल आर कॉमन टू ऑल इंस्टेंसेस ऑफ अ क्लास। दिस वेरिएबल्स आर शेयर बिटवीन द ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास। ओके। तो दोस्तों कभी आपने स्टैटिक वेरिएबल पढ़े होंगे। तो स्टैटिक वेरिएबल की प्रॉपर्टी होती है कि स्टैटिक वेरिएबल है ना, जो क्या होता है कि कॉमन होते हैं सारे ऑब्जेक्ट के लिए। ठीक है। ये एक अलग कॉपी नहीं बनाती है, सारे ऑब्जेक्ट के लिए कॉमन होते हैं। कभी आपने स्टैटिक वेरिएबल पढ़े होंगे, और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मैंने स्टैटिक वेरिएबल और इंस्टेंस वेरिएबल के ऊपर वीडियो बनाया है, आप वो जाके देख सकते हो, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है। पर क्या होता है कि ये जो हमारे स्टैटिक वेरिएबल होते हैं वो हर एक इंस्टेंस के लिए कॉमन होते हैं। ठीक है। और ये दिस वेरिएबल्स आर शेयर्ड बिटवीन द ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास। ठीक है। एस क्लास variables are common to all object of a class and changes made to this variables through one object will reflect in another। तो उसमें क्या होता है कि अगर ये सब के लिए सब ऑब्जेक्ट के लिए कॉमन होता है। ठीक है। तो अब मान लो इसके अगर मैंने चार ऑब्जेक्ट बना दिए। ओके। एक ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट, तीन ऑब्जेक्ट, फोर ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे इसकी कोई की ए की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 10 कर रहा हूँ। ठीक है। अब ए की वैल्यू 10 हो गई तो चारों ऑब्जेक्ट के लिए चेंज होगी, ऐसा नहीं होगी एक ऑब्जेक्ट के लिए होगी। ठीक है। तो क्या होगा? चेंजेस मेड टू दिस वेरिएबल्स थ्रू वन ऑब्जेक्ट विल रिफ्लेक्ट इन अनोदर। ओके। क्लास वेरिएबल कैन बी एक्सेस यूजिंग आइदर क्लास नेम और ऑब्जेक्ट रेफरेंस। तो दोस्तों क्लास वेरिएबल को हम दो तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। ओके। क्लास नेम के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं। ओके। और ऑब्जेक्ट रेफरेंस के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं। तो दोस्तों क्लास वेरिएबल में मैंने अभी ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया है, क्योंकि मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ अपने वीडियो में। और ये मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अगर मेरे इंटरव्यू क्वेश्चंस देख रहे हो तो आपको बेसिक जावा तो पता ही होगा। ठीक है। उसके बाद में आता है दोस्तों इंस्टेंस वेरिएबल्स। तो इंस्टेंस वेरिएबल क्या होते हैं? तो इंस्टेंस वेरिएबल आर डिक्लेयर विदाउट स्टैटिक कीवर्ड। ओके। और जिन्हें हम क्या कहते हैं? नॉन स्टैटिक वेरिएबल भी कहते हैं। ओके। तो ठीक है। तो मतलब विदाउट स्टैटिक कीवर्ड, जैसे अभी मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि स्टैटिक कीवर्ड के साथ में जो हमारे होते हैं उसे क्या बोलते हैं? क्लास वेरिएबल कहते हैं या स्टैटिक वेरिएबल कहते हैं। इंस्टेंस वेरिएबल क्या होंगे? जो हमारे स्टैटिक कीवर्ड के साथ नहीं होंगे। Instance variable are not shared between the object of a class. Okay. Each object will have their one copy of instance variable। तो इसमें क्या होगा दोस्तों कि इसमें ना हर एक बार मतलब हम जितनी बार ऑब्जेक्ट बनाएंगे उसकी उतनी बार कॉपी क्रिएट होगी। कैसे? मतलब मान लो कोई हमने क्लास बनाई है। ठीक है। ये हमारी क्लास है, इसका नाम क्या है? टेस्ट है। ओके। टेस्ट के अंदर हम इंस्टेंस वेरिएबल कैसे बनाएंगे? बिना स्टैटिक कीवर्ड वाला। तो क्या करेंगे हम? ये हमारा आ गया इंट वेरिएबल ए। ओके। जिसकी वैल्यू हमने रख दी 10। ओके। ये हमारी क्लास बन गई। ये हमारा कौन सा बन गया? इंस्टेंस वेरिएबल बन गया। अब मैंने कभी इसका ऑब्जेक्ट बनाया, तो ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं आपको पता ही होगा, न्यू कीवर्ड से बनाते हैं। हर एक बार वीडियो में बना के बताता हूँ, तो इस बार नहीं बना रहा हूँ। ठीक है। तो मान लो इसका एक ऑब्जेक्ट बन गया। ओके। दूसरा ऑब्जेक्ट बन गया। तीसरा ऑब्जेक्ट बना दिया। ऐसे मैंने तीन ऑब्जेक्ट इसके बना दिए। ओके। तो सभी में क्या है? इसकी वैल्यू ए इक्वल टू 10 है, ए इक्वल टू 10 है, ए इक्वल टू 10 है। तो इसमें जितनी बार ऑब्जेक्ट बनूंगा उतनी बार इसकी क्या बनेगी? सेपरेट कॉपी बनेगी।
ठीक है। अगर मैं 4 ऑब्जेक्ट बनूंगा तो ऐसी कैसी 4 कॉपी बनेगी, ठीक है। एज each object will have its one's copy of instance variable, changes made to this variable through one object will not reflect in another object। इसका मतलब क्या है? तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि हर एक कॉपी तो बनेगी, पर अगर मैं एक ऑब्जेक्ट में चेंज करूंगा तो इसका फर्क दूसरे ऑब्जेक्ट में नहीं पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पर ए की वैल्यू 10 की जगह 20 कर दूंगा तो ये ऑब्जेक्ट के लिए इसकी वैल्यू 10 ही रहेगी दोस्तों। ओके, तो एक ऑब्जेक्ट में अगर मैं कुछ चेंजेस कर रहा हूँ तो उसका परिवर्तन या उसका फर्क बाकी दो ऑब्जेक्ट पर नहीं आएगा, ठीक है। स्टैटिक वेरिएबल में इसका उल्टा होता है। उसमें क्या होता है कि आप कितनी भी इसके ऑब्जेक्ट बना लो एक ही कॉपी बनेगी, और आप अगर एक ऑब्जेक्ट के लिए वैल्यू चेंज करोगे तो सभी ऑब्जेक्ट के लिए चेंज होगी। पर इंस्टांस वेरिएबल में ऐसा नहीं होता है। ओके, इंस्टांस वेरिएबल कैन बी एक्सेस ओनली थ्रू ऑब्जेक्ट रेफरेंस। तो दोस्तों इसको हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं? ऑब्जेक्ट डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते। कैसे? मान लो क्लास टेस्ट है तो हम क्या करते हैं, टेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। कैसे बनाते हैं दोस्तों? टेस्ट स्मॉल में टेस्ट लिखते हैं हम, इक्वल इक्वल न्यू टेस्ट। ओके, ये हमने इसका ऑब्जेक्ट बना दिया। अब ये वेरिएबल को एक्सेस करना है तो कैसे करेंगे? यहाँ पे ये टेस्ट लेंगे, इसका रेफरेंस टेस्ट डॉट ए लेते हैं। ओके, अगर हमें इसको प्रिंट करवाना सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट इनके अंदर। ओके, ये आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए, बहुत बेसिक है। बस मैं अभी इंटरव्यू क्वेश्चंस में है तो मैं इसको कवर कर रहा हूँ कि इस टाइप के भी क्वेश्चंस पूछते हैं। व्हाट इज अ कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग एंड व्हाट इज द यूज ऑफ कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग? तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंटरव्यू से देखा जाए तो ये हमेशा कोई ना कोई पूछ ही लेता है। तो ये आपको आपके माइंड में पता होना चाहिए कि कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग क्या होता है और व्हाट इज द यूज ऑफ कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। तो दोस्तों अगर आपने मेरे लास्ट की इंटरव्यू वीडियो देखी होंगे 1 और 2, तो उसमें मैंने कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का यूज़ किया है, पर ये नहीं बताया कि कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ क्या है। अ क्लास कैन हैव एनी नंबर ऑफ कंस्ट्रक्टर। तो दोस्तों एक क्लास के अंदर कितने भी कंस्ट्रक्टर हो सकते हैं। ओके, उसके ऊपर आप ये नहीं कर सकते हो, कोई क्लास में कितने भी कंस्ट्रक्टर हो सकते हैं। दिस कंस्ट्रक्टर विल हैव डिफरेंट लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट। लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट मतलब डिफरेंट पैरामीटर्स, उसमें डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं। इट इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। ओके, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग प्रोवाइड डिफरेंट वे ऑफ इंस्टांशिएट ऑफ अ क्लास। ओके, तो दोस्तों क्या होता है कि एक क्लास के अंदर कितने भी कंस्ट्रक्टर होते हैं और वो कंस्ट्रक्टर कैसे अलग होते हैं, एक दूसरे से कैसे अलग होते हैं? तो उनके आर्ग्यूमेंट अलग होते हैं। आर्ग्यूमेंट अलग होते हैं मतलब उनके पैरामीटर अलग होते हैं। तो उनको क्या कहते हैं? कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग कहते हैं। ओके, तो चलिए मैं आपको ये लाइव बताता हूँ। ओके, तो दोस्तों ये मेरी एक इंटरव्यू नाम की क्लास है। तो पहले मैं इसमें कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे? क्लास के नेम के थ्रू कंस्ट्रक्टर बनता है। तो ये इंटरव्यू लिख दिया और ये मेरा बन गया क्या? कंस्ट्रक्टर बन गया। ये मेरा बन गया कंस्ट्रक्टर, ठीक है। ओके, ये तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बन गया। अब मेरे को एक और कंस्ट्रक्टर बनाना है। ओके, तो उसमें क्या है? अगर मैं मान लो यहाँ पे मेरे पास दो वेरिएबल है। ओके, दो मेरी इंस्टांस वेरिएबल है, इंट ए है। ओके, और यहाँ पे एक ले लिया मैंने इंट बी ले लिया, इंट ए ले लिया, इंट बी ले लिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ? एक और कंस्ट्रक्टर बना रहा हूँ। उसमें क्या कर रहा हूँ? इंटरव्यू। ओके, और इसमें मैं क्या कर रहा हूँ? इंट ए ले रहा हूँ। ओके, और इसमें मैं क्या कर रहा हूँ? इसको इनिशलाइज कर रहा हूँ। तो कैसे इनिशलाइज करेंगे दोस्तों? तो यहाँ करेंगे हम, कैसे करेंगे? दिस डॉट ए इक्वल टू ए। ओके, अगर मेरे को एक और कंस्ट्रक्टर बनाना है तो कैसे बनूंगा मैं? इंटरव्यू, यहाँ पर ले लिया इंट ए कामा इंट बी। ओके, यहाँ पे सेम क्या कर रहा हूँ मैं? दिस डॉट ए इक्वल टू ए, दिस डॉट बी इक्वल टू बी। तो दोस्तों मैं क्या कर रहा हूँ? मैंने यहाँ पे 3 कंस्ट्रक्टर बनाए हैं इंटरव्यू क्लास में। वन इज अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, जीरो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर। सेकंड वन इज अ 1 आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर एंड थर्ड वन इज अ सेकंड 2 आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर। तो इसमें क्या कर रहे हैं? इसमें जो भी हमने वेरिएबल बनाए हैं उसको इनिशियलाइज कर रहे हैं। आपको पता होगा कंस्ट्रक्टर का यूज़ क्या होता है? वेरिएबल को इनिशियलाइज करना। तो वेरिएबल को इनिशियलाइज कर रहे हैं। तो दोस्तों यही होता है कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। तो अब ये जो ओवरलोडिंग होता है तो इन्हीं को कहते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, और इसी को कहते हैं डिफरेंट आर्ग्यूमेंट। ये 0 आर्ग्यूमेंट, 1 आर्ग्यूमेंट, 2 आर्ग्यूमेंट।
ओके, ये होता है कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। इसको कॉल कैसे करते हैं तो मैं कॉल करना भी बता देता। अगर हमको ये वाले कंस्ट्रक्टर के थ्रू कॉल करना है तो कैसे कॉल करेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, डायरेक्ट इसका बनाएंगे क्या, यहाँ पे हम बनाएंगे इंटरव्यू, इंटरव्यू इक्वल टू न्यू इंटरव्यू, ये हमारा कॉल हो गया। अगर तो ये हमारा कॉल हो गया। अब इसमें क्या कोई भी वेरिएबल इनिशियलाइज नहीं होंगे, ठीक है। अगर देखो कभी मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन से प्रिंट करवाता हूँ क्या, इंटरव्यू डॉट ए की वैल्यू, ओके, यहाँ पे बीच में स्पेस प्रिंट करवाइए, प्लस इंटरव्यू डॉट बी की वैल्यू, ओके। सेम मैं क्या कर रहा हूँ, दूसरा ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, इंटरव्यू, इंटरव्यू टू इक्वल टू न्यू इंटरव्यू। अब इसमें मैं वैल्यू क्या दे देता हूँ 10, ओके ओके। अब मैं इसमें भी प्रिंट करवा रहा हूँ, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन से सेम चीज़ प्रिंट करवा रहा हूँ, ओके। बस इसमें मेरे को क्या करना पड़ेगा, किसका रेफरेंस यूज़ करना पड़ेगा, इंटरव्यू टू का, क्योंकि मैं अब टू की वैल्यू को प्रिंट करवा रहा हूँ, ओके ओके। अब एक और करते हैं, इंटरव्यू थर्ड ऑब्जेक्ट बनाते हैं, इंटरव्यू 3 इक्वल टू न्यू, यहाँ पे क्या दे रहा हूँ मैं दोस्तों, यहाँ पे दे रहा हूँ मैं 50 कामा 100, ओके। अब मैं वापस से सेम चीज़ प्रिंट करवा रहा हूँ जो कि अब पहले करवाई थी, ओके। और यहाँ पे मैं क्या ले रहा हूँ, 3 ले रहा हूँ, ठीक है। तो पहले मैं इसको रन करके बताता हूँ, फिर आपको समझाने वाला हूँ। तो ये पहले कंपाइल किया, कंपाइल करने के बाद मैंने रन किया। तो देखो सबसे पहले क्या हुआ, मैंने जीरो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर को कॉल किया। तो जीरो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर को कॉल किया तो ये कोई भी जो हमारी स्टांस वेरिएबल है उसको इनिशियलाइज कर रहा है क्या, नहीं कर रहा। तो ये कौन सी वैल्यू को प्रिंट करेगा, डिफॉल्ट वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं, इसके थ्रू, इसके रेफरेंस के थ्रू डिफॉल्ट वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं। तो डिफॉल्ट वैल्यू को प्रिंट क्या आ गया किया, तो क्या हो गया, 0 0 आ गया। सेकंड वाला कंस्ट्रक्टर अब हमने ऑब्जेक्ट बनाया है, ये जो ऑब्जेक्ट बनाया है हमने वन आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर के थ्रू ऑब्जेक्ट बनाया है, ओके। तो वन आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर के थ्रू हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो ये जो 10 है ये कंस्ट्रक्टर कौन सा कॉल करेगा, वन आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर, ये कौन सा है, ये वाला कॉल करेगा। तो ये जब कॉल करेगा तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम ए की वैल्यू को इनिशियलाइज कर रहे हैं। तो ए की वैल्यू इनिशियलाइज हो जाएगी 10 से, तो ए की वैल्यू 10 हो गई। पर बी की वैल्यू क्या रहेगी, बी की वैल्यू सेम ही रहेगी, डिफॉल्ट। तो डिफॉल्ट क्या होती है, 0 होती है। तो जब हम इसको प्रिंट करवाएंगे तो 10 और 0 प्रिंट होगा। जो थर्ड वाला हमने ऑब्जेक्ट बनाया है, हमने टू आर्ग्यूमेंट ऑब्जेक्ट बनाया है, ओके। टू आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहा है। तो ये टू आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर ये वाला कॉल करेगा तो कहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे आएंगे। ए और बी की वैल्यू को इनिशियलाइज करेंगे। तो ए की वैल्यू को हम 50 से इनिशियलाइज कर रहे हैं और बी की वैल्यू को हम 100 से इनिशियलाइज कर रहे हैं। तो अब इन दोनों की वैल्यू डिफॉल्ट से क्या हो गई है, ए और बी की वैल्यू डिफॉल्ट पहले 0 थी, अब क्या हो गई है 50 और 100। हम इसको दोबारा प्रिंट करवा रहे हैं तो क्या हो गया 50 और 100। तो इस प्रकार से हम कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड करते हैं, किस प्रकार से, इस प्रकार से। और ये जो ओवरलोड कंस्ट्रक्टर को किस प्रकार से कॉल करते हैं, तो इस प्रकार से उनके ऑब्जेक्ट बनाते हैं और इस प्रकार से कॉल करते हैं। और इसका डिफरेंट पर्पस क्या है दोस्तों, कि अगर हमें किसी एक वैल्यू को इनिशियलाइज करना है तो हम किसी एक वैल्यू के लिए कंस्ट्रक्टर ओवरलोड कर सकते हैं। अगर हमें दो वैल्यू के लिए को इनिशियलाइज करना है, दो वेरिएबल को इनिशियलाइज करना है, तो दो वेरिएबल के लिए हम क्या कर सकते हैं, कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं। हम चाहते हैं कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर रहे, कोई को इनिशियलाइज नहीं करे, कोई को नहीं करेंगे। अगर इसकी जगह हमारे पास 10 वेरिएबल रहेंगे तो 10 वेरिएबल के वो हम इनिशियलाइज करने के लिए कंस्ट्रक्टर डिफरेंट बना सकते हैं, जिसको क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्टर ओवरलोड कहते हैं, ओवरलोडिंग कहते हैं, ओके। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंस्ट्रक्टर एंड मेथड। तो दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी हर बार कोई ना कोई इंटरव्यूअर पूछ लेता है कि भैया कंस्ट्रक्टर और मेथड में क्या अंतर है। ठीक है, बताते क्या अंतर है। तो कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल मेंबर ऑफ अ क्लास, ओके, विच इज यूज्ड टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट टू द क्लास। इट इज अ स्पेशल बिकॉज it will have some name as class, it will have no return type, ओके। तो दोस्तों अभी अपन ने देखा, अभी जस्ट अपन ने इसके पिछले क्वेश्चंस में देखा कि क्या होता है, कंस्ट्रक्टर स्पेशल मेंबर होता है ऑफ अ क्लास का, ओके। जिसका उपयोग क्या होता है, ऑब्जेक्ट बनाना, विच इज क्रिएट टू ऑब्जेक्ट टू द क्लास, ओके। तो जो दोस्तों अभी अपन जो ये दो आपने प्रोग्राम देखा, तो इसमें हम क्या कर रहे थे,
इसमें हमने क्या किया है, ये जो ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर के थ्रू ही ऑब्जेक्ट बन रहा था ना, देखो ये 0 आर्ग्यूमेंट हमने कॉल किया था, 1 आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर कॉल किया था, 2 आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर कॉल किया था, तो इसके थ्रू ही क्या हो रहा था, क्लास का ऑब्जेक्ट बन रहा था। तो वही बात लिखी है कि इसका उपयोग क्या, विच इज यूज्ड टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट टू द क्लास, इट इज स्पेशल। ये स्पेशल होता है, क्यों होता है, बिकॉज इट विल हैव सेम नेम एज अ क्लास। तो इसका नाम क्या होता है दोस्तों, सेम होता है क्लास नेम के थ्रू। हमेशा याद रखना, कंस्ट्रक्टर को अब आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे, तो कंस्ट्रक्टर का नाम हमेशा क्लास नेम के सेम रहेगा। देखो ये इंटरव्यू क्या है, क्लास नेम का नाम भी इंटरव्यू है। देखो तीनों मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया, तीनों कंस्ट्रक्टर का नाम क्लास नेम के सेम है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि हमेशा कंस्ट्रक्टर का नाम क्लास नेम से सेम होता है। ओके, इट विल हैव सेम नेम एज क्लास, इट विल हैव नो रिटर्न टाइप। तो दोस्तों कंस्ट्रक्टर का एक वो रहता है फंडा कि कंस्ट्रक्टर में कोई रिटर्न टाइप नहीं होता। तो दोस्तों आप देखोगे मैंने 3 कंस्ट्रक्टर बनाया, मैंने कोई भी रिटर्न टाइप इसमें यूज़ नहीं किया है और नई कोई वैल्यू रिटर्न करवाई है। मैंने नई कोई रिटर्न टाइप लिया मतलब वॉइड नहीं लिया, इंट नहीं लिया, फ्लोट नहीं लिया, डबल नहीं लिया, कुछ भी रिटर्न टाइप मैंने नहीं लिया हुआ है। मेथड पढ़ते हैं, मेथड क्या होता है। मेथड इज ऑर्डिनरी मेंबर ऑफ अ क्लास, ये एक ऑर्डिनरी मेंबर होता है ओके ऑफ अ क्लास विच इज यूज्ड टू इम्प्लीमेंट सम बिहेवियर ऑफ अ क्लास और इट विल हैव इट्स वंस नेम एंड रिटर्न टाइप्स। तो दोस्तों मेथड क्या होता है कि मेथड क्या होता है, एक ऑर्डिनरी मेंबर होता है, ठीक है, क्लास का एक मेंबर होता है और इसका उपयोग क्या होता है, कुछ चीज़ें इम्प्लीमेंट करने के लिए होता है। कुछ चीज़ें इम्प्लीमेंट करने का मतलब क्या है कि अगर मेरे को कुछ 2 की टेबल प्रिंट करवाना है या किसी की भी टेबल मेरे को प्रिंट करवाना है तो वो लॉजिक में एक सेपरेट मेथड में लिख दूंगा। देखो अगर मेरे को कुछ टेबल प्रिंट करवाना है तो चलिए मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। ओके, तो ये अभी जो मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया था उसको मैं मिटा रहा हूँ। ओके, और ये मेन मेथड में से भी मैं कुछ हटा रहा हूँ। ओके, तो दोस्तों मेरे को क्या करना है, मेरे को एक लॉजिक चाहिए जो किसी की भी टेबल प्रिंट कर पाए। ओके, जो किसी की भी टेबल प्रिंट कर पाए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सिंपली मैं फॉर लूप लगूंगा। ओके, फॉर लूप में क्या, इंट आई इक्वल 1 से लेके आई लेस देन इक्वल टू 10 तक चला रहा हूँ। ओके, एंड आई प्लस प्लस कर रहा हूँ, ठीक है। अब क्या करूँगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन से मैं क्या प्रिंट कर रहा हूँ, आई इनटू जिसकी भी टेबल प्रिंट करवाना है, मान लो मेरे को 2 की टेबल प्रिंट करवाना है, 2 लिख दिया। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, इसको कंपाइल करता हूँ। ओके, कंपाइल हो गया, रन किया, तो आप देखोगे 2 की टेबल मेरे पास प्रिंट हो गई है। 2 4 6 8 10 से लेके 20 तक 2 की टेबल। अगर 5 की टेबल चाहिए तो 2 की, अगर 5 कर दूंगा, 10 की टेबल चाहिए 10 कर दूंगा। तो दोस्तों अगर मेरे को बार बार प्रोग्राम में 2 की टेबल की ज़रूरत पड़े, मान लो ये तो मेरे को एक क्लास है, ओके, इसके अंदर मेरे को 2 की टेबल की ज़रूरत पड़ गई, किसी और क्लास में भी मेरे को 2 की टेबल की ज़रूरत पड़ गई, तो मेरे को बार बार क्या करना पड़ेगा, ये वाले लॉजिक को लिखना पड़ेगा। ओके, ये तो फिर भी 3 लाइन का लॉजिक है तो कोई भी कॉपी पेस्ट कर देगा। कभी मान लो 100 लाइन का लॉजिक हो तो आप क्या करोगे, तो इस केस में क्या होता है, हम मेथड बना लेते हैं। तो मेथड कैसे बना लेते हैं, देखो अभी इसको मैं ये कोड को हटा देता हूँ। ओके, और मेथड हमेशा मेन मेथड में नहीं बनाते, अलग से बनाते हैं। तो क्या करूँगा मैं, ये नीचे आ गए। ओके, मेथड कैसे बनाएंगे, अपना जो भी आपको मॉडिफायर लेना है वो ले लेंगे, ठीक है। क्या रिटर्न करवा रहे हैं, तो कुछ रिटर्न नहीं अभी मैं करवा रहा हूँ। ओके, वॉइड बना दिया मैंने, ठीक है। और मेथड में कौन सी बना रहा हूँ दोस्तों, स्टैटिक मेथड क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि मैं उसको डायरेक्ट क्लास नेम के थ्रू कॉल कर पाऊँ। ओके, और स्टैटिक के अंदर आप डायरेक्ट अगर ओके वॉइड क्या नाम से, तो टेबल के नाम से ही मैं बना रहा हूँ। ओके, तो ये मैंने बना दिया। ओके, अब मेरे को किसी की भी टेबल चाहिए तो अब पहले तो मैं यहाँ पे अपना लॉजिक लिख देता हूँ। फोर लूप लगा दिया, इन आई इक्वल 1 से लेके आई लेस देन इक्वल टू 10 तक चलाएंगे और आई प्लस प्लस करेंगे। ओके, और यहाँ पे हम क्या कर रहे थे दोस्तों, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन से आई इंटू 2। ओके, तो अब हमें 2 की टेबल प्रिंट करवाना है, उसके लिए मेथड बना दिया, ठीक है। अभी हम टेबल को अभी वाली मेथड को कॉल करेंगे। ओके, तो मेथड को कैसे कॉल करते हैं, तो सीधे हम कॉल करेंगे क्या नाम से, टेबल। ये टेबल नाम की मेथड को कॉल कर लिया, ठीक है। मेथड बनाया है और मेथड को हमने कॉल कर लिया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको कंपाइल करता हूँ। ओके, पहले मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, क्लियर कर दिया दोस्तों, कंपाइल किया, रन किया, सॉरी कंपाइल किया एंड रन किया। देखो ये हमारी 2 की टेबल प्रिंट हो गई। तो ये किसके थ्रू प्रिंट हुई,
हमारे ये टेबल मेथड के थ्रू। पर अब मैं क्या चाहता हूँ, ये हमारा स्टैटिक बन गया कि अगर मेरे को 5 की टेबल चाहिए तो मैं क्या करूँगा, तो अब मैं क्या इसको वन आर्ग्यूमेंट बना लूँगा। वन आर्ग्यूमेंट कैसे बनूंगा मेथड को, यहाँ पे मैं ले लूँगा इंट ए, और ए को मैं क्या लिख दूंगा 2 की जगह पे। ओके, अब जब भी मैं मेथड कॉल करूँगा तो मेथड में मेरे को देखना पड़ेगा कि भाई इसको एक आर्ग्यूमेंट की भी ज़रूरत है जो इंटीजर टाइप का होना चाहिए। अब मैं मेथड को जब भी कॉल करूँगा तो ये क्या देख रहा है भाई, मेरे को एक आर्ग्यूमेंट चाहिए जो इंटीजर टाइप का होना चाहिए, तो मैं इंटीजर टाइप का। तो अगर मैं इसको यहाँ पे 5 दे दूंगा तो क्या होगा, 5 एक ही जगह पे आएगा, करेक्ट है। और फिर क्या होगा, 5 सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल में हमेशा यहाँ रहेगा, तो 5 इनडायरेक्ट क्या रहेगा हमेशा, इसकी क्या हो गई आई इंटू 5 हो गया। तो ओके, आई इंटू 5 हो गया, तो अब इसकी क्या प्रिंट होगा, अब ये 5 की टेबल प्रिंट करेगा। देखो ये किया, कंपाइल, रन किया, तो देखो ये 5 की टेबल प्रिंट कर दी। कभी आप इसका आउटपुट देखोगे, ओके मैं इसको बड़ा करता हूँ, तो देखो ये इसने 5 की टेबल प्रिंट कर दी। ओके, अगर मैं 5 की जगह अगर मैं यहाँ पे इसको 10 दे देता हूँ, तब क्या होगा, कंपाइल किया, रन किया, तो 10 की टेबल प्रिंट हुई। तो मेथड बनाने का क्या हो मेरे को मिला कि ये पहली बात तो है कि ये मेथड को मैं ओवरराइड भी कर सकता हूँ, ठीक है, सब क्लास के अंदर। ओके, और अगर मेरे को ओवरराइड के बाद में मैं इसको इनएडिट भी कर सकता हूँ दूसरी क्लास के अंदर भी, मेरे को यानी मेथड की अगर ज़रूरत है तो मैं उसको सिंपली कॉल कर सकता हूँ। और अब मेरे को है ना बार बार ये लॉजिक लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, तो मैंने बिजनेस लॉजिक एक जगह पे लिख दिया है, जब भी मेरे को इसकी ज़रूरत पड़ेगी उसको मैं कॉल कर लूँगा। तो पहली बात तो क्या हो गया कि इसमें हम बिजनेस लॉजिक लिखते हैं, ठीक है, जब भी मेरे को इसकी नीड रहेगी तब भी मैं इसको कॉल कर लूँगा। ओके, दूसरी बात क्या है, इसमें रिटर्न टाइप होता है। ओके, तो ये अंतर होता है, ठीक है। और इसका नाम कुछ भी हो सकता है दोस्तों, इसका नाम क्लास नेम के जैसा सेम नहीं है, इसका नाम हमने टेबल रखा है, इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं, ए बी सी एक्स वाई जेड कुछ भी रख सकते हैं। तो यही लिखा हुआ है कि मेथड इज ऑर्डिनरी मेंबर ऑफ अ क्लास, एक मेंबर होता है क्लास का, विच इज यूज्ड फॉर इम्प्लीमेंट सम बिहेवियर ऑफ अ क्लास। ओके, तभी हमने इसका बिहेवियर देखा, जैसे टेबल नाम की मेथड बनी तो उसका बिहेवियर क्या होता है, टेबल प्रिंट करवाना। इट विल हैव इट्स वंस नेम, इसका खुद का नाम होता है और इसका खुद का रिटर्न टाइप होता है। ओके, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक एंड नॉन स्टैटिक मेथड। तो दोस्तों अभी हमने मेथड तो देख लिया, अब स्टैटिक और नॉन स्टैटिक मेथड में क्या अंतर होता है ये देखते हैं। तो स्टैटिक मेथड क्या होती है, तो स्टैटिक मेथड इज अ कॉमन टू ऑल इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। ओके, तो क्या होता है, स्टैटिक मेथड कॉमन होती है सभी ऑब्जेक्ट के लिए, ओके क्लास के, और स्टैटिक मेथड आर स्टोर इन द क्लास मेमोरी। ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टैटिक मेथड कहाँ स्टोर होती है, क्लास मेमोरी में। ओके, तो पहले स्टैटिक मेथड हम पढ़ते हैं। तो स्टैटिक क्या होता है, ये जितने भी ऑब्जेक्ट होती है क्लास के उन सभी के लिए कॉमन होती है। ओके, जैसे स्टैटिक वेरिएबल मैंने आपको पढ़ाया था, तो स्टैटिक वेरिएबल भी क्या होते हैं कि कॉमन होते हैं। अगर मेरे पास ये 5 ऑब्जेक्ट है या 4-5 ऑब्जेक्ट है तो सभी के लिए मेरा क्या एक स्टैटिक वेरिएबल कॉमन होता है ए नाम का। वैसे ही अगर मेरी टेबल नाम की भी कोई मेथड है तो वो भी इन सब के लिए कॉमन रहेगी दोस्तों। ओके, तो ये आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। स्टैटिक मेथड आर स्टोर इन, कहाँ पे ये स्टोर होती है, क्लास मेमोरी में। ओके, अब नॉन स्टैटिक क्या होती है, तो वेयर एज नॉन स्टैटिक मेथड आर स्टोर इन द ऑब्जेक्ट मेमोरी। ओके, जो हमारी स्टैटिक वाले कहाँ स्टोर होते हैं, तो स्टैटिक मेथड कहाँ स्टोर होती है हमारी दोस्तों, क्लास मेमोरी में। ओके, और नॉन स्टैटिक मेथड कहाँ स्टोर होती है, ऑब्जेक्ट मेमोरी में। ओके, each instance of a class will have their once copy of a non static method। तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि जितने ऑब्जेक्ट बनाएंगे उतनी सेपरेट कॉपी क्रिएट होगी। इसमें तो क्या हुआ कि कोई क्लास है हमारी ए नाम, कोई हमारी क्लास थी टेस्ट नाम की, उसके अंदर हमारा क्या ए और टेबल नाम की मेथड थी, ए हमारा वेरिएबल था, टेबल एक मेथड थी जो सभी ऑब्जेक्ट के लिए कॉमन थी, ये सभी ऑब्जेक्ट के लिए कॉमन है। ओके, पर इसमें सेपरेट कॉपी क्रिएट होती है नॉन स्टैटिक में, जितने ऑब्जेक्ट बनूंगा उतनी बार टेबल की एक सेपरेट कॉपी क्रिएट होगी। ओके, कैन वी ओवरलोड मेन मेथड। तो दोस्तों मेन मेथड को ओवरलोड कर सकते हैं क्या, तो आपको पता होना चाहिए कि ओवरलोडिंग क्या होती है। अभी मैंने कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग बताया था, उसमें भी बताया था, क्या बताया था कि नेम सेम है पर आर्ग्यूमेंट डिफरेंट है। ओके, अपन ने क्या देखा था कि क्लास के अंदर इंटरव्यू 3 थे, पर उसमें क्या था, एक इंटरव्यू क्लास में क्या था, एक इंटरव्यू नाम की अपनी क्लास थी इंटरव्यू उसकी। ओके,
तो उसमें क्या था, सेम एक ये इंटरव्यू वन आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर था। ऐसे ही सेम टू सेम यहाँ पे टू आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर था। ओके, तो उसमें क्या सेम नेम थे पर आर्ग्यूमेंट क्या थे, डिफरेंट थे। उनको क्या कहते हैं, ओवरलोड कहते हैं। तो कैन वी ओवरलोड मेन मेथड, तो क्या है, बिल्कुल कर सकते हैं। क्या, यस, वी कैन ओवरलोड मेन मेथड। अ जावा क्लास कैन हैव एनी नंबर ऑफ मेन मेथड, बट टू रन द जावा क्लास, Java should have main method with signature as public static void main. If you do not have, if you do any modification to this signature, compilation will be successful, but you can't run Java program. You will get runtime exception. Okay, और method not found. तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोस्तों आप मेन मेथड को ओवरलोड तो कर सकते हो, ओके, पर जब आप रन करोगे तो वो सिर्फ यही वाली मेथड को ढूंढेगा। कौन सी, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, उसका सिग्नेचर यही वाला होना चाहिए, अदरवाइज रन टाइम पे एरर आ जाएगी। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे कर सकते हैं। ओके, तो अभी के लिए मैं अपनी ये जो अपन ने नॉर्मल मेथड बनाई थी मैं इसको हटा रहा हूँ। ओके, तो दोस्तों ये हमारी मेन मेथड है। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन में, यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, मेन मेथड। ओके, अब ओवरलोड कैसे करेंगे, तो दोस्तों सेम मेथड रहेगी, कोई अंतर नहीं रहेगा, हमारी सेम टू सेम मेथड रहेगी, बस उसके आर्ग्यूमेंट अलग हो जाएंगे। जैसे स्ट्रिंग है तो यहाँ पे मैं क्या ले लूँगा, इंट ले लिया। सेम वापस से एक और मेथड बनाया, स्ट्रिंग है और यहाँ पे कुछ है तो यहाँ पे मैं क्या ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ केयर ले लेता हूँ, तो ये बन गई। ओके, अब यहाँ पे मेन मेथड की जगह पे मैं क्या लिख देता हूँ, यह मेरी कौन सी मेथड है, ये मेरी केयर मेथड है, और ये मेरी कौन सी मेथड है, इंट मेथड है। ओके, तो अगर मैं कभी मैं ये वाली जो हमारी मेन मेथड है इसको मैं अगर कमेंट कर देता हूँ, अभी के लिए ये भूल जाओ कि हमारी मेन मेथड एग्जिस्ट करती है। अगर मैं इसको अब रन कंपाइल करता हूँ, सेव करने के बाद कंपाइल किया, तो दोस्तों देखोगे कंपाइल सक्सेसफुल हो गया। कंपाइलेशन टाइम पे कोई एरर रही है क्या, नहीं आई है। तो मेन मेथड को तुम ओवरलोड तो कर सकते हो, ठीक है, मतलब डिफरेंट आर्ग्यूमेंट के साथ में आप उसको लिख सकते हो, पर रन नहीं कर सकते। देखो मैं अब इसको रन करके बताता हूँ, तो रन करने पे क्या होगा, रन किया, एरर आ गया, क्या कह रहा, मेन मेथड नॉट फाउंड क्लास इन इंटरव्यू प्री डिवाइन मेन मेथड। और ये सिग्नेचर कौन सा ढूंढा है, स्ट्रिंग वाला। तो अगर आपको मेन मेथड ये वाली तो होना ही चाहिए, अगर आपने ये वाली नहीं बनी तो एरर आएगा। तो चलो अपन ने जो कमेंट किया था उसको हटाते हैं, ये हटा दिया, सेव कर दिया। अब कंपाइल करते हैं, कंपाइलेशन सक्सेसफुल, रन किया, प्रिंट हो गई मेन मेथड। बाकी की दो मेथड की, ये इंट मेथड केयर मेथड प्रिंट नहीं होगी। क्यों क्यों नहीं होगी, इसको कॉल करना पड़ेगा इम्प्लिसिटली, इसको जेवीएम ऑटोमेटिक कॉल नहीं करेगा। ओके, सबसे पहले जेवीएम अगर कॉल करता है, ऑटोमेटिक कॉल करता है, तो मेन मेथड को कॉल करता है। अपार्ट फ्रॉम द मेन मेथड जेवीएम कोई भी मेथड को कॉल नहीं करेगा। ओके, इनको मैनुअली करना पड़ेगा। तो मैं आपको करके बता देता हूँ कैसे करेंगे दोस्तों। यहाँ पे मेन लिख दिया और मेन में अपन को कुछ अभी 0 दे दिया या कुछ 1 दे दिया, तो ये कौन सा हो गया, ये अपना कौन सा कॉल होगा, हमारा इंटीरियर वाला मेन मेथड। अगर मैंने मेन दे दिया, ओके, केयर, और इसकी में मैंने अगर सिंगल कोट्स में मैंने यहाँ पे ए दे दिया, तभी कौन सा कॉल हो गया, हमारा केयर वाला। तो चलिए हम इसको क्या करते हैं, कंपाइल करते हैं। ओके, कंपाइलेशन में एरर आ रहा है, क्योंकि क्यों आ रहा है, नो सुटेबल मेथड फॉर द मेन। तो दोस्तों यहाँ पे अरे चाहिए, इंट नहीं चाहिए, तो यहाँ पे अपन को अरे देना पड़ेगा। यहाँ पे ये इसको हटा दो, तो ये हटा दिया, ये इंट हो गया। अब इसको कंपाइल करते हैं, कंपाइल सक्सेसफुल हो गया, रन किया, ये आ गया, पहले मेन मेथड, इंट मेथड, केयर मेथड। तो इस प्रकार से हम इसको ओवरलोड कर सकते हैं मेन मेथड को। पर आपको ये पता होना चाहिए कि वो हमेशा जो हमारा कंपाइलर है, जब हम रन करेंगे, कंपाइल टाइम पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, पर हम जब रन करेंगे तो वो यही वाले सिग्नेचर को ढूंढेगा, स्ट्रिंग वाले को। ओके, कैन वी डिक्लेयर मेन मेथड एज प्राइवेट। तो दोस्तों मेन मेथड को प्राइवेट बना सकते हैं क्या, तो क्या आंसर है, नो। मेन मेथड मस्ट बी पब्लिक, यू कांट डिफाइन मेन मेथड एज प्राइवेट और प्रोटेक्टेड और विथ नो एक्सेस मॉडिफायर। दिस इज बिकॉज टू मेक द मेन मेथड एक्सेसिबल टू जेवीएम। तो दोस्तों पहली बात तो मैं बता दूं कि जो हमारी मेन मेथड है ना, ये जो हम लिखते हैं, ये जो हमने लिखा था पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और यहाँ पे हम लिखते हैं स्ट्रिंग ए, ओके, और यहाँ पे कुछ ब्रैकेट रहता है ARGS, ओके,
तो दोस्तों इसमें कुछ भी तुम चेंजेस नहीं कर सकते। इसमें तुम इसको आगे पीछे लिख सकते हो, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन को पब्लिक वॉइड स्टैटिक मेन लिख सकते हो, पर इसके अलावा आपने कुछ आगे पीछे के अलावा कुछ चेंजेस किए तो कंपाइलर तुरंत आपको एरर दे देगा। ओके, इसमें कुछ नहीं कर सकते, कंपाइलर एरर तो नहीं देगा पर रन टाइम पे वो हमेशा यही वाली मेथड को ढूंढेगा, उसको लगेगा ये कोई और दूसरी मेथड है। ओके, और ये पब्लिक ही क्यों रहती है मेन मेथड हमेशा, क्यों? क्योंकि जेवीएम इसको कई जगह से भी ढूंढ सके। ओके, दिस इज बिकॉज द टू मेक द मेन मेथड एक्सेसिबल टू जेवीएम। तो पब्लिक क्यों रहती है? क्योंकि जेवीएम इसको कहीं से भी ढूंढ सके, इसलिए इसको हमेशा पब्लिक बनाते हैं। ओके, ये अभी देखो, ये हमने हमारे प्रोग्राम में मेन मेथड लिए है, तो ये क्या है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैंने ना, तो यहाँ पे हम इसको पब्लिक से कभी हम इसको प्राइवेट बना देंगे, तो देखते क्या होता है। ठीक है, ये हमने इसको प्राइवेट बना दिए, सेव कर दिया। अब करते इसको कंपाइल। कंपाइल सक्सेसफुल हो गया दोस्तों, कंपाइल टाइम में कोई प्रॉब्लम नहीं है। रन करते, क्या कह रहा, मेन मेथड नॉट फाउंड, वो सिर्फ यही वाला सिग्नेचर ढूंढेगा। ओके, इसको डिफॉल्ट भी नहीं बना सकते। डिफॉल्ट मतलब ये लो, मैंने यहाँ पे हटा दिया, जो कुछ पब्लिक हटा दिया। ठीक है, अभी ऑटोमेटिक डिफॉल्ट हो गया। ठीक है, कंपाइल किया, कंपाइल में कोई प्रॉब्लम नहीं आई, रन किया, एरर आ गई, मेन मेथड नॉट फाउंड। आगे बढ़ते हैं। तो ये अभी ये जो हमने टाइप किया था इसको मिटा देते हैं। कैन वी डिक्लेयर मेन मेथड एज नॉन स्टैटिक? तो दोस्तों ये जो मेन मेथड है उसको हम नॉन स्टैटिक बना सकते हैं क्या? तो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था कि मेन मेथड के साथ आप कुछ भी छेड़खानी नहीं कर सकते। ठीक है, तो क्या आएगा इसका आंसर भी? नो, मेन मेथड मस्ट बी स्टैटिक। ओके, मस्ट बी डिक्लेयर एज स्टैटिक सो डेट जेवीएम कैन कॉल मेन मेथड विदाउट इंस्टांशिएटिंग इट्स ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों ये जो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैंने ना, पब्लिक स्टैटिक, यहाँ पे पब्लिक हम लिखना भूल गए, एक बार मैं लिख देता हूँ। ओके, तो दोस्तों ये जो पब्लिक है ना, तो सभी का अपने आप में एक महत्व है। पब्लिक का मतलब क्या है कि जेवीएम इसको कई जगह से भी कॉल कर सके। स्टैटिक मतलब क्या है कि इसका जेवीएम को ऑब्जेक्ट नहीं बनाना पड़े। अगर मैं इसको स्टैटिक नहीं बनाऊंगा तो क्या करना पड़ेगा, इसको जेवीएम को इसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, फिर उसके बाद कॉल कर पाएगा। और ऑब्जेक्ट फिर कहाँ बनाएंगे, ये सब फंडा होगा ना, इसलिए इसका स्टैटिक होना भी अनिवार्य है। वॉइड मतलब ये कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, इसलिए। ओके, तो यही है यहाँ पे लिखा है कि नो मेन मेथड मस्ट बी डिक्लेयर एज स्टैटिक सो डेट जेवीएम कैन कॉल मेन मेथड विदाउट इंस्टांशिएटिंग इट्स ऑब्जेक्ट। इंस्टांशिएटिंग मतलब विदाउट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट। ओके, वाई मेन मेथड मस्ट बी स्टैटिक? वापस से सेम क्वेश्चन है कि वाई मेन मेथड मस्ट बी स्टैटिक। तो दोस्तों मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया क्यों होता है। देखो फिर भी मैंने इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा अच्छे से लिखा है, जो आपसे इंटरव्यूअर दोबारा पूछ सकता है कि मेरे को और अच्छे से बताओ, तो अच्छे से ही आपको बताना है। इन जावा द मेन मेथड मस्ट बी स्टैटिक सो डेट द जेवीएम कैन कॉल इट विदाउट क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास फर्स्ट। ओके, तो ऑलरेडी जो मैंने बताया था वही बताया है कि मेन मेथड मस्ट बी स्टैटिक होना चाहिए। क्यों, किस लिए? क्योंकि द जेवीएम कैन कॉल इट विदाउट क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास। ओके, डिटेल्ड रीजन भी लिखा है। डिटेल्ड रीजन मतलब, ठीक है बताता हूँ, वेन यू रन अ जावा प्रोग्राम। ओके, जब आप जावा प्रोग्राम रन करते हो तो क्या होता है, द जेवीएम स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग ऑफ द फ्रॉम द मेन मेथड। आपको ऑलरेडी पता है कि जब भी मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ तो जेवीएम सबसे पहले क्या ढूंढता है, मेन मेथड ढूंढता है। क्या ढूंढता है, ये वाली मेन मेथड दिखता है। ओके, ये मेन मेथड सबसे पहले जेवीएम ढूंढता है। एग्जीक्यूशन कहाँ से करता है, मेन मेथड से करता है। एट डेट मोमेंट, वो वाले टाइम पे मान लो नो ऑब्जेक्ट ऑफ यूर क्लास एग्जिस्ट येट, वो टाइम पे क्या होता है, वो वाले टाइम पे कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं होता है क्लास का। ओके, इफ मेन मेथड वर नॉन स्टैटिक, अगर मेन मेथड अगर स्टैटिक नहीं है, ओके नॉन स्टैटिक है, तो क्या होगा, द जेवीएम वुड नीड टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ टू द कॉल इट। अगर ये मेन मेथड अगर हमारी स्टैटिक नहीं है तो कौन सी है, नॉन स्टैटिक है। और नॉन स्टैटिक मेथड को कॉल करने के लिए सबसे पहले उसको क्या चाहिए, उसको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट चाहिए। बट टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट इट माइट नीड टू कॉल एन कंस्ट्रक्टर। ओके, तो दोस्तों पता है आपको कि जब भी हमको अगर कोई ऑब्जेक्ट बनाना हो तो कंस्ट्रक्टर कॉल करते हैं। ऑब्जेक्ट कैसे बनाया था हमने क्लास का, एक इंटरव्यू क्लास का बनाया था, कैसे बनाया था, तो यहाँ पे बताता हूँ। इंटरव्यू, यहाँ पे हमने लिया था क्या, इंटरव्यू, और ये न्यू के थ्रू हमने क्या किया था, वापस से यहाँ पे लिया था इंटरव्यू।
और ये हमारा जीरो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ था। किसी किसी में हमने टू आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर कॉल करवाया था। तो जब भी हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो क्या करता है, जेवीएम सबसे पहले कंस्ट्रक्टर कॉल करता है। ओके, तो बट टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट इट माइट नीड टू कॉल अ कंस्ट्रक्टर विच कुड नीड पैरामीटर और डिपेंड ऑन अदर कोड, क्रिएटिंग अ सर्कुलर प्रॉब्लम। तो देखो, तो दोस्तों कुल मिला के बात यही है कि अगर मेन मेथड हमारी स्टैटिक नहीं होगी तो नॉन स्टैटिक रहेगी, तो सबसे पहले क्या, हमें जेवीएम को ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, और जेवीएम को ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा तो उसको कंस्ट्रक्टर कॉल करना पड़ेगा, फिर कंस्ट्रक्टर में भी कॉल करना पड़ेगा, तो कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल करे वो, तो मेन मेथड बनेगा। ओके, तो ये सब फंडा होगा, तो इसलिए मेन मेथड का स्टैटिक होना आवश्यक है। तो ये आपको फंडा याद रखना है। कुल मिला के मैं तो आपको यही बात बोलूँगा कि जो हमारा सिग्नेचर होता है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये जो स्ट्रिंग ARGS होता है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, सिर्फ हम इसको आगे पीछे लिख सकते हैं। ओके, कैन वी चेंज द रिटर्न टाइप ऑफ मेन मेथड, तो दोस्तों इसका जवाब भी मेरे क्या है, नो ही है, हम कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। ओके, नो, द रिटर्न टाइप ऑफ मेन मेथड मस्ट बी वॉइड ओनली। तो कुल मिला के बात ये है कि मेन मेथड में हम कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, कुछ नया टॉपिक लेके आऊँगा, उसके 10 क्वेश्चंस में करवाऊँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, बाय।